यारों, तुम सबका क्या हाल है? स्वागत। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को घायल अवस्था में अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागते हुए देखते हैं। वह पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि उसका पीछा करने वाला उसके करीब आ रहा है। एक विशालकाय जानवर उसके सामने सब कुछ तोड़ रहा है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती, क्योंकि जल्द ही वह दरिंदा वहां आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। यह आदमी नरभक्षी है। यह नरभक्षी बहुत बड़ा है। वह महिला को पकड़ता है और एक हाथ से उसका पूरा चेहरा ढक देता है। वह इतना ताकतवर है कि वह एक हाथ से लड़की का सिर कुचल देता है। इसीलिए उसका नाम क्रशर रखा गया। फिर क्रशर नाम का यह आदमी शव को अपने घर ले जाता है, जो जंगल के बीच में था। उसका बड़ा भाई भी घर पर था और आराम से टीवी देख रहा था। उसी समय क्रशर शव को बाहर ले जाता है और उसे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। फिर हम टीवी पर देखते हैं, जहां उसी लड़की की रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही थी, जिसमें क्रशर उस व्यक्ति को पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर रहा था। दरअसल ये लोग उस लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे। किसी तरह लड़की कैद से भागने में सफल रही। दुर्भाग्यवश उसे फिर से क्रूरतापूर्वक अपहरण कर लिया गया और वह सचमुच नरभक्षियों का भोजन बन गई। उसके बाद हम एक समूह को देखते हैं, जो एक अमीर आदमी की बेटी का अपहरण करता है और उसे दूर ले जाता है। लड़की को कार की डिक्की में बंद कर दिया गया था। अपहरणकर्ताओं में एक डाकू और उसका साथी जोश और उसकी बहन सारा शामिल थे। छोटे भाई अपहरणकर्ता नहीं थे। वे इन डाकुओं के साथ यह सब जरूरत के चलते कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये सभी लोग कहाँ जा रहे थे। केवल एक डाकू जानता था, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया। फिर भी ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। डाकू कार में बैठा रहता है, जबकि उसका दोस्त पेट्रोल लेने के लिए बाहर जाता है। थोड़ी देर बाद सारा और उसका भाई दुकान के अंदर जाते हैं। पिछला दरवाजा खुला है। अब जोश का दिल उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन उसे अपनी बहन को वहां छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था। एक बूढ़ा आदमी उनकी कार के सामने अपने ट्रक में पेट्रोल भर रहा था। तभी एक शेरिफ आया और उस आदमी से बात करने लगा, जिससे इन दोनों डाकुओं के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। डाकू ने अपनी बंदूक भी निकाल ली थी। जब सारा और उसका भाई भी बाहर आए, तो शेरिफ ने उन दोनों से बात करना शुरू कर दिया और यह देखकर दोनों डाकू और भी चिंतित हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं शेरिफ उन पर शक न कर ले, लेकिन सारा ने उसका ध्यान भटका दिया। बाद में शेरिफ से बात करके वे फिर आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में डाकू आपस में बहस करने लगे। तभी अचानक एक बड़ा नौकर उनके सामने आ गया और कार समय पर नहीं रुक सकी और सीधे जीरो से टकरा गई। तीनों भागने में कामयाब रहे, लेकिन पहिए वाला डाकू फंस गया और बेचारा नौकर मर गया। उसके सींग उसकी छाती में घुस गए। तीनों नौकर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नौकर बिल्कुल भी नहीं हिला, जिससे डाकू को परेशानी हो रही थी। लेकिन समस्या तब बदल गई जब नौकर को होश आया और उसने लड़ना शुरू कर दिया। डाकू दर्द सहन नहीं कर सका और उसने नौकर के सिर में सीधे गोली मार दी, लेकिन फिर भी वह बच नहीं सका। इसलिए डाकू के साथी ने उससे बंदूक ले ली और पूछा कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। उसने कहा कि वह उन्हें बताएगा, लेकिन डाकू अभी भी नहीं बता रहा था। इसलिए गुस्से में आकर उसके साथी ने उसके सिर में गोली मार दी और उसका सिर उड़ गया। अब डाकू के साथ उनकी योजना खत्म हो चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, और कार भी नहीं चल पा रही थी। इसलिए अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। वे यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि आगे बढ़े या वापस पेट्रोल पंप पर जाएं, लेकिन अपहरित लड़की वहीं थी। वे सोच रहे थे कि उसके साथ क्या किया जाए। वे पहले से ही इस मुसीबत में थे। तभी अचानक एक पिकअप ट्रक आया, जिसके अंदर केवल एक आदमी था। उनकी हालत देखकर उन्होंने कहा कि उनमें से 2 लोग उनके साथ जा सकते हैं। पेट्रोल पंप पर जाकर उन्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन दूसरे डाकू की योजना अलग थी। उसने सोचा कि यह उसके लिए बहुत जोखिम भरा होगा और वह यह जोखिम नहीं लेना चाहता था। यह सोचते हुए डाकू ने उस आदमी को गोली मार दी, जिससे वह बेचारा आदमी गिर पड़ा। हालांकि वह डाकू की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने फिर से गोली चलानी चाहिए। लेकिन तभी जोश ने स्थिति का फायदा उठाते हुए उसे रोक दिया। ट्रक में बैठा आदमी भाग गया। अब डाकू का दिल उसे जोश को भी मारने के लिए कह रहा था, लेकिन वह सारा की उपस्थिति में ऐसा नहीं कर सकता था। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अपहरित लड़की को निकालने के बाद वे जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे, लेकिन क्लाइड उन्हें देख रहा था। लोगों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कई सप्ताह तक अपने सामने ही खाना खाया था। वह उन्हें खोना नहीं चाहता था। वह क्रशर को लेने के लिए सीधे घर गया, जो उदास बैठा था क्योंकि उसने बताया था कि उसका नया दोस्त, जिसे उसने मार डाला था, वह भी उसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया है। उसके भाई ने बताया कि नए दोस्त आ गए हैं।
इसलिए उसने हथकड़ी ली और चला गया। ट्रक चलाते समय जिस व्यक्ति ने युवाओं की मदद करने की कोशिश की, उसकी गोली लगने से मौत हो गई तथा उसका काफी खून बह गया। जैसे ही उसकी कार उसके पास रुकी, बूढ़े आदमी ने उसे देखा और तुरंत शेरिफ को बुलाया। यह देखकर शेरिफ को एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। उसे गोली मार दी गई। उसी समय रेडियो पर खबर आई कि 4 अपहरणकर्ता एक लड़की का अपहरण करके भाग रहे हैं। उन चारों की कार का स्वरूप याद करके शेरिफ को यकीन हो गया कि वे वही 4 लोग थे जिन्हें उसने मारा था। सुबह देखा गया कि शेरिफ ने और पुलिस अधिकारियों को बुलाया और फिर जांच करने के लिए आगे बढ़ा, जबकि जोश अपहरित लड़की की देखभाल कर रहा था जिसका नाम ऐश था और क्रशर भी उसका पीछा कर रहा था। डाकू इस सब से थक गया था, इसलिए उसने समूह को रोक दिया जो सारा के भाई को मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह गोली मार पाता, क्ली ने उसे गोली मार दी और किसी और को नहीं। जैसे ही वह पहुंचा, उसने युवा लोगों से अपना परिचय दिया। सारा ने ऐसा अभिनय करना शुरू कर दिया जैसे कि वे एक पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि वह उनका अपहरण कर रहा था और उन्हें ले जा रहा था। वह उससे उन्हें बचाने और उन्हें वहां से निकालने के लिए कहती है, लेकिन इस तरह का नाटक क्लाइड के साथ काम नहीं करता है। जोश उस आदमी का अपमान देखकर युवती के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, क्लाइड उसे सिर पर एक झटका देकर चुप करा देता है। वह दोनों भाइयों को बांध देता है और उन्हें हथकड़ी लगाता है और उन्हें वापस वाहन में ले जाता है। वे आश्चर्यचकित थे कि वह उन्हें कार में क्यों ला रहा था। वास्तव में क्रशर का भाई नौकर का सिर चाहता था। सोच रहा था कि वह इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे छोड़ सकता है और उसने ऐश को छोड़ दिया था ताकि क्रशर उससे दोस्ती कर सके, लेकिन क्रशर ने उसे दूसरी तरफ से सिर्फ एक झटका देकर बेहोश कर दिया। क्लाइड भाइयों के मृत जानवर का सिर काटने और खींचने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब सिर को उनके साथ ले जाने का समय आया, जोश ने पूछा कि क्या वह मांस नहीं चाहता, जिस पर शब्दों में कहें तो वे तब तक सिर्फ कीड़े नरभक्षी थे। तब तक क्रशर ऐश के साथ घर आ चुका था और उसे ध्यान से सूंघने के बाद वह चला जाता है, इसलिए हमें पता चलता है कि ऐश बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वह वास्तव में कुछ चीजों से टकराने के बाद बेहोश हो जाती है। इस बीच क्लाइड दोनों को देखता है और क्रशर को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। वह सेरो का सिर एक तरफ रख देता है और सारा से मुस्कुराने के लिए कहता है, जिस पर वह बुरे स्वाद में मुस्कुराती है। इस बीच शेरिफ डाकुओं के वाहन पर पहुंचता है और बिना सिर वाले जानवर के दृश्य को अजीब पाता है, और जो पहले एक जानवर के साथ दुर्घटना थी अब एक हत्या का दृश्य है। यह समझने के लिए कि क्या हो रहा था, शेरिफ को सेरो के सिर से गिरे खून के निशान का अनुसरण करना पड़ा। दूसरी ओर सारा क्रशर के भाई को प्रस्ताव देती है कि वे लड़की का अपहरण करके बहुत पैसा कमाएंगे, इसलिए वे आधा हिस्सा देने की पेशकश करते हैं और बदले में वह उन्हें जाने देता है। लेकिन क्लाइड के लिए पैसे मायने नहीं रखते, सही रास्ता और उन दोनों को शांति से बात करनी चाहिए। लेकिन जब वे हाथ मिलाते हैं तो क्लाइड उसका हाथ खींच लेता है और उसका चेहरा मेज पर पटक देता है और वह उसे देखती रहती है। सारा डरती है कि नींबू पानी में जहर है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर उसे मारना होता तो वह जंगल में कर देता, इसलिए वह इसे पीने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन कहती है कि वह भी उन लोगों की तरह है जो बिना दया के मारते हैं। क्लाइड कहता है कि वे ऐसे नहीं थे क्योंकि मारने में समय लगता है और कोई भी इतनी बेरहमी से नहीं मारता, लेकिन उनके मामले में नहीं क्योंकि वे अनुभवी हैं, जिसका मतलब है दूसरों को बहुत पीड़ा देने के बाद मारना। वह कहता है कि वे एक हाथ से टुकड़ों को कुचलते हैं और फिर उन्हें पकाते हैं और उन्हें खुशी से खाते हैं। क्लाइड उस पर बंदूक तानता है, उसे बिना कुछ कहे सारा नींबू पानी पीने के लिए मजबूर करना और फिर बंदूक को एक तरफ रखना। क्लाइव कुछ काम में व्यस्त हो जाता है, इसलिए सारा उसे गोली मारने के लिए बंदूक लेती है, लेकिन बंदूक में बारूद खत्म हो गया था। सारा को पता चलता है कि नींबू पानी में कोई जहर नहीं था, लेकिन यह एक संवेदनाहारी था, इसलिए सारा बेहोश हो गई। क्लाइव उसे प्रताड़ित करने के लिए ऐश के पास गया जो कुर्सी से बंधा हुआ था। वह अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी, इसलिए क्रशर के भाई ने ताला तोड़ दिया और उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। अब हम पहली बार उसका चेहरा देख सकते हैं। इस बीच क्रशर जोश को एक ही झटके से घबरा देता है। क्लाइड क्रशर से ऐश को अपने स्टोरेज रूम में रखने और उसे बंद करने के लिए कहता है। फिर क्रशर उसे सूंघता है, लेकिन फिर भी उसे ले जाता है। फिर वह सारा को वहीं लटका देता है ताकि क्लाइड उसे काट सके। क्लाइड के हिरण सींग के साथ उसके हाथों से रस्सी ने सारा को थोड़ा सा काट दिया और कैमरा के साथ अपने भाई के पास आ गया। जोश पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। क्लाइड का कहना है कि वह बाहर घूम रही है। इस बीच ऐश अपने हाथों से रस्सियां काट देता है और अपने पैरों में लगी हथकड़ी से भी खुद को मुक्त कर लेता है। अंदर क्ली ने भी जोश पर हमला करना शुरू कर दिया। वह अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर कट लगाना शुरू कर देता है। ऐश के पास 2 विकल्प थे। सबसे पहले उसे भाग जाना चाहिए, दूसरा उसे कुछ करना चाहिए। भागने के बाद वह अंदर जाती है और एक बंदूक उठाती है।
उसमें गोलियां भरती है और 2 गोलियां अपनी जेब में रख लेती है। क्लाइड जोश के घावों को आग से जला रहा था ताकि उसका खून न बहे। फिर ऐश अंदर जाता है और जैसे ही वह पहुंचता है, वह सबसे पहले क्रशर को गोली मारता है। फिर वह क्लाइड को बंदूक की नोक पर ले लेती है और जोश को मुक्त कर देती है। फिर वह जोश से क्लाइड को हथकड़ी लगाने के लिए कहती है क्योंकि वह अभी अपने दुश्मन को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसे सड़क पर ले जाएगा। जोश अपनी बहन को नीचे लाया और देखा कि वह अभी भी जीवित थी। उसने सारा का इलाज किया। फिर वे क्ली के पीछे चलने लगे। हालांकि उन दोनों को चलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ऐश के पास बंदूक थी। तीनों पर निशाना साधा क्योंकि ये दोनों उसके दोस्त नहीं थे, वे उसके अपहरणकर्ता थे। तीनों उसके लिए समान थे, लेकिन क्लाइड एक बड़ा खतरा था क्योंकि वे चल रहे थे। क्लाइड ने जोश को पकड़ लिया। उसकी स्थिति के बारे में जानने वाले युवक ने ऐश को गोली मारने के लिए कहा, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो क्लाइड ने उसकी गर्दन तोड़ दी और लड़के को मार डाला। आशा अभी भी गोली नहीं चला रही थी, इसलिए सारा ने उसके हाथ से बंदूक खींच ली और सीधे क्लाइड पर गोली चला दी। अब बंदूक सारा के हाथ में थी। आशा फिर से कैदी बन गई थी। उसने ऐश को बंदूक की नोक पर ले लिया था। फिर किसी ने सारा को गोली मार दी और उसका सिर उड़ा दिया और वह शेरिफ था। शेरिफ ने सोचा कि सारा ऐश को मार देगी, इसलिए उसने उसे मार दिया। शेरिफ ने उससे थोड़ी पूछताछ की। फिर ऐश उससे कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाए और वह समस्या की जड़ तक पहुंचने के बाद ही वहां से जाएगा। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि क्रशर वहां नहीं है। ऐश जानती है कि अब उनका खात्मा हो चुका है। वह भागना चाहती है, लेकिन शेरिफ उसे हथकड़ी लगाकर कुर्सी से बांध देता है। इसके बाद वह चला जाता है और अचानक क्रशर एक हाथ से शेरिफ का चेहरा कुचल देता है। इसके बाद वह उसे काटना शुरू कर देता है। सौभाग्य से ऐश खुद को हथकड़ी से मुक्त कर लेता है। क्रशर शेरिफ के हाथ और पैर काट देता है, जबकि ऐश एक बड़े चाकू से निकलने की कोशिश करता है। तभी क्लाइड अंदर आता है और उसे बंदूक दिखाकर धमकाता है, लेकिन ऐश जल्दी से उसके माथे में चाकू घोंप देता है और मरने से पहले वह चीखता है और क्रशर को बुलाता है। जब क्रशर आता है, ऐशा उसे फिर से गोली मारती है, जिससे उसे 2 या 3 गोलियां लगती हैं और वह भाग जाती है, लेकिन क्रशर भी उसके पीछे होता है। अच्छी बात यह है कि गोली लगने के बाद क्रशर थोड़ा कमजोर पड़ गया था। पुलिस के पास जाओ, लेकिन उसे मारने के बाद ही क्रशर ने धमकी को नजरअंदाज किया और वह पलट गया। फिर ऐश भी पुलिस के साथ वहां से चला गया। जब पुलिस रात को उस घर पर पहुंची, क्रशरोज दूर से देख रहा था, इसलिए वह पलट गया और जंगल में चला गया। यानी मौतों का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला था, क्योंकि हालांकि उसके भाई ने मारा था, अब क्रशर अकेला ही सबको मार देगा और अपने भाई का बदला भी लेगा।